एंड कंजर्वेशन। नाउ इससे पहले हमने ऑलरेडी लाइफ ऑन अर्थ पढ़ लिया है कि बायोस्फीयर क्या होता है, तो आपको बायोस्फीयर के बारे में जो है काफी चीजें पता होंगी। अभी हम देखते हैं कि जो डाइवर्सिटी है वो क्या होता है। नाउ पहले हम इस पैराग्राफ को देखेंगे। You have already learned about the geomorphic process, particularly weathering and depth of weathering mental in different climatic zones. See the figure 6.2 in chapter 6 in order to recapitulate. You should know that this weathering mental is the basis for diversity of vegetation and hence the biodiversity. सिंपल देखो, बायोडाइवर्सिटी जो है चैप्टर का नाम है एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि जो हमारे अर्थ पे डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट हैं। लाइक हमारे अर्थ पे जो है आपके डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा का मतलब आप समझते हो क्या होता है, जो हमारे प्लांट की डिफरेंट स्पीसीज होती है उन्हें हम फ्लोरा कहते हैं, और जो हमारे एनिमल्स की डिफरेंट स्पीसीज होती है उन्हें हम फौना कहते हैं। सो जो हमारा अर्थ जो है पृथ्वी है उस पर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के पाए जाते हैं, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी इज द डाइवर्स एंड डिफरेंट एंड मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड वेदरिंग जो प्रोसेस है इसके लिए बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है बायोडाइवर्सिटी के लिए। द बेसिक कॉज फॉर सच वेदरिंग वेरिएशन, एंड इतना वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आपको मालूम होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी इज द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो कि पृथ्वी जब बनी थी तब से लेकर आज तक हमारे बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो बने हैं, जो है मतलब कि सामने आए हैं, और बहुत सारे एनिमल्स जो है वो खत्म हो गए। तो जो हमारे ये डिफरेंट एनिमल्स इवॉल्व हुए हैं आज तक, जो हमारे पृथ्वी पे मौजूद हैं, उन्हीं को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नाउ अब देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको हम रीड करने की कोशिश करते हैं। देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है, बायोडाइवर्सिटी एज वी हैव टुडे इज द रिजल्ट ऑफ 2.35 बिलियन ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन। मतलब जो आज पृथ्वी पे जितने स्पीसीज के आपके प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं वो अभी के नहीं है, कम से कम 2.5 से लेकर 3.5 बिलियन ईयर्स का नतीजा है। मतलब जब से हमारी पृथ्वी बनी है तब से बहुत सारे बदलाव आए, चेंजेस आए हैं, और आज आप विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जो है वो देख सकते हो। बिफोर द एडवेंट ऑफ ह्यूमंस आवर अर्थ सपोर्टेड मोर डाइवर्सिटी देन इन एनी अदर पीरियड। मतलब ये कहा जा रहा है इसमें कि जब तक मनुष्य नहीं था पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, जब से मनुष्य का जो है ओरिजिन नहीं हुआ था, आगमन नहीं हुआ था पृथ्वी के ऊपर, उससे पहले तक हमारी पृथ्वी पे विभिन्न प्रकार के जो है आपके जो है डाइवर्सिटी जो थी सबसे अधिक थी। मतलब सबसे अधिक प्रकार के जो है स्पीसीज हमारे अर्थ पे प्रेजेंट थे। लेकिन जब से ह्यूमन बींग्स आए हैं तब से हमारी पृथ्वी पे जो है आपकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। Since the emergence of humans, however, biodiversity has begun a rapid decline, with one species after another bearing the brunt of extinction due to overuse. जब से हमारी पृथ्वी पे मनुष्य का आगमन हुआ है, देखिए तब से क्या लिखा हुआ है कि रैपिड रेट पर बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम होती जा रही है। देखो बायो मतलब क्या होता है, अर्थ, मतलब जहाँ लाइफ होती है, और डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीसीज। तो हमारे अर्थ पे जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीसीज है प्लांट्स और एनिमल्स की, वो कम होती जा रही है जब से ह्यूमन पृथ्वी पे आए, और ह्यूमन की जो एक्टिविटीज है, स्पेशली जो आप जानते हो कि एग्रीकल्चर है, देन अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इन सब की वजह से हमारे जो है पॉल्यूशन काफी बढ़ता जा रहा है। विद वन स्पीसीज आफ्टर अनदर खत्म होती जा रही है हमारी पृथ्वी के ऊपर से। द नंबर ऑफ स्पीसीज ग्लोबली वेरी फ्रॉम 2 मिलियन टू 100 मिलियन। हमारे पृथ्वी पे जो है 2 मिलियन से लेकर 100 मिलियन तक जो है डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती हैं, विद 10 मिलियन बीइंग द बेस्ट एस्टिमेट। ठीक है, तो मतलब हमारे पृथ्वी पे जो है 100 मिलियन तक स्पीसीज है, और जिस देश में 10 मिलियन तक स्पीसीज पाई जाती है वो बहुत अच्छा उसको माना जाता है। नाउ स्पीसीज आर रेगुलरली डिस्कवर्ड, मोस्ट ऑफ विच आर येट टू बी क्लासिफाइड। और अभी बहुत सारी हमारी ऐसी स्पीसीज है जिनके बारे में तो हमें पता भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जिनके बारे में अभी तक हमने डिस्कवरी भी नहीं की है। इसका मतलब कि अभी बहुत सारे जो है प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज को डिस्कवर करना अभी बाकी है। एन एस्टिमेट स्टेट्स दैट अबाउट 40% ऑफ द फ्रेश वाटर फिशेज फ्रॉम साउथ अमेरिका आर नॉट क्लासिफाइड येट। मतलब साउथ अमेरिका के जो समुद्र है आसपास, उसमें से भी 40% जो मछलियां हैं उनके बारे में अभी तक हमें पता ही नहीं है, जो फ्रेश वाटर फिशेज है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये सबसे जरूरी बात आपको याद रखनी है, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वो सबसे अधिक रिच होते हैं बायोडाइवर्सिटी में। अगर आप देखें तो सबसे अधिक जो बायोडाइवर्सिटी अगर कहीं कहीं पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है, इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ट्रॉपिकल मतलब आप जानते हो कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का जो आसपास का एरिया है उसको हम ट्रॉपिकल एरिया के नाम से जानते हैं। तो सबसे रिच एरिया कौन सा है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें विभिन्न प्रकार के आपको जीव जंतु पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट है आपका बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी इज अ सिस्टम इन कांस्टेंट इवोल्यूशन
फ्रॉम अ व्यू पॉइंट ऑफ स्पीसीज एज वेल एज फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमेशा जो है स्पीसीज का ओरिजिन होता रहता है। कभी आप एक स्पीसीज देखोगे, कभी उसमें नई स्पीसीज का ओरिजिन हो जाता है। तो हमेशा जो है इवोल्यूशन का प्रोसेस चलता रहता है। व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब धीरे धीरे जो है बदलाव आता है। मतलब जब मान लो एक जैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, हम पहले होमोसेपियंस थे, आपको पता होगा जंगलों झाड़ियों में रहते थे, ना हमें फूड हैबिट थी हमारी, ना हमें कपड़े पहनने का तरीका आता था। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बीता है, हम इवॉल्व हुए हैं, हमने अपने इन्वायरमेंट को बेहतर तरीके से समझा है और उसके तरह हिसाब से हम अब जो है रहते हैं। The average half-life of a species is estimated at between 1 and 4 million years, and 99% of the species that ever lived on ऑन द अर्थ आर टुडे एक्सटिंक्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मतलब मेजोरिटी जो हमारी स्पीसीज थी, जो अर्थ के ऑरिजिन के टाइम से पृथ्वी पर थी, अब वो बहुत ज्यादा क्या है, खत्म हो चुकी है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज। Biodiversity is not found evenly on the earth. It is consistently richer in the tropics. As one approaches the polar region, one finds larger and larger population of fewer and fewer species. अब इस टॉपिक में क्या, इस लाइन में क्या कहा जा रहा है? Biodiversity is not found evenly on the अर्थ। हमारी पृथ्वी पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक जैसा नहीं है, किसी एरिया में ज्यादा है और किसी एरिया में कम है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब जैसे अर्थ के हमारे कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, जैसे हमारे जंगल है या हमारे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी। मतलब वहाँ पे बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के आपको है, जो डिफरेंट स्पीसीज हैं, आपको प्लांट्स और एनिमल्स की देखने को मिलेंगी। लेकिन जितना आप इक्वेटर से दूर जाओगे, आपका जो प्लांट्स की स्पीसीज है और एनिमल्स की स्पीसीज है वो कम होती जाएंगी, क्योंकि जितना आप इक्वेटर से दूर जाते हो, क्लाइमेट जो होता है वो ठंडा होता चला जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसमें हमारे प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। नॉट तो इसी से हमें पता चलता है कि बायोडाइवर्सिटी मतलब बायोडाइवर्सिटी इटसेल्फ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है। एक है आपका बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। जो मैंने अभी आपको बताया था, बायो मीन्स लाइफ होता है एंड डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्योंकि आप जानते हो कि हमारे पृथ्वी पे एक ही वैरायटी का एनिमल या प्लांट नहीं पाए जाते, विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। In simple terms, biodiversity is the number and variety of organisms. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन करेंगे। बायोडाइवर्सिटी सिंपली क्या होता है? द नंबर एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड विद इन अ स्पेसिफाइड ज्योग्राफिक रीजन। ठीक है, अब मान लो मैंने आपसे कहा कि सपोज एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है जो इंडिया में है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। अब यहाँ पे जो है, अगर हम एक अकेले इंडिया की बात करें, तो इंडिया में हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि इंडिया में बहुत डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। दैट्स वाई जो इंडिया है ये वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है सबसे रिच है, बहुत अधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो बायोडाइवर्सिटी सिंपली हम क्या करते हैं, इसको हिंदी में हम जैव विविधता कहते हैं, कि मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी ज्यादा संख्या में प्लांट्स और एनिमल्स की वेराइटी स्पीसीज पाई जाएंगी, वो एरिया उतना ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी में रिच होगा। लेकिन अगर आप डेजर्ट्स में चले जाएं, आप ठंडे एरियाज में चले जाएं, तो वहां पे जो है प्लांट्स की स्पीसीज और एनिमल की स्पीसीज जो है वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। इसका मतलब जो वर्ल्ड के डेजर्ट्स हैं या जो वर्ल्ड के काफी ठंडे एरियाज हैं, पोलर एरियाज हैं, वहां पे आपके जो है बायोडाइवर्सिटी काफी कम है। It refers to the varieties of plants, animals and microorganisms. So biodiversity में कौन कौन आता है? प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें हम देख सकते हैं और जिन्हें हम नहीं भी देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही माइन्यूट होते हैं, वो भी जो है बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा होते हैं। द जीन्स दे कंटेन एंड द इकोसिस्टम दे फॉर्म। तो इकोसिस्टम एंड जीन्स जो है सब के सब आपके जो है दे आर पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इससे कल की क्लास में जो हमने इकोसिस्टम के बारे में जो पढ़ा था, अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो ये सब जो है आपका बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है। इट रिलेट्स टू द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, including the variability within and between the species and that within and between the ecosystem। मतलब बायोडाइवर्सिटी जो है वो आपको वेरिएबिलिटी बताता है। ठीक है, अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब कि हमारे पृथ्वी पे विभिन्न प्रकार के जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। और ये जो है हमारे देखो जो है हमारे पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमंस की बात करें, तो ह्यूमंस में अगर आप देखेंगे, इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया में भी डिफरेंट तरह के आपको जो है लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है, डिफरेंट रेशियल कैरेक्टरिस्टिक के जो डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक्स के लोग जो है आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप हमारे इंडिया के नॉर्दर्न साइड में जाओगे, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, तो वहाँ आप देखोगे काफी टॉल है, फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं, हाइट काफी ज्यादा है, कर्ली हेयर्स हैं, और उनके नाक जो होते हैं, नाक नक्शा जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जब आप यूपी, बिहार, इन सब नॉर्थ इंडिया में आओगे, तो यहाँ पे अलग तरह के आपको देखने को मिलेंगे। हम लोगों की हाइट इतनी नहीं होती है, एवरेज हाइट होती है, बिल्टअप अलग होता है। साउथ में जाओगे तो आपको अलग तरह के लोग देखने को मिलेंगे। तो मतलब एक देश में ही जो है डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ह्यूमंस आपको मिल रहे हैं। तो उसी तरह से सोचिए कि वर्ल्ड में कितनी ज्यादा स्पीसीज है हमारी। आप यूरोपियन लोगों को देखेंगे तो और टॉल हाइटेड होते हैं, अलग बिल्कुल ही फेयर होते हैं। आप चाइनीज को देखेंगे तो वो बिल्कुल चाइनीज, जापानीज, कोरियन, तो इनका जो है रेशियल जो है कॉम्पोजिशन वो जो है बिल्कुल अलग है। तो मतलब आप सोचिए कि जब ह्यूमंस में ही डिफरेंट वैरायटीज है लोगों की, हमारा जेनेटिक्स अलग है, हमारा जो रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट है। तो आप इसी तरह से जो है ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हम भी एक तरह के ऑर्गेनिजम्स भी हैं, ऑर्गेनिजम्स ही हैं, एनिमल्स हैं हम, क्योंकि हमारा बस माइंड थोड़ा डेवलप है, दूसरों दूसरों से तो हम सबको डोमिनेट करते हैं, बट वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इनफैक्ट वी आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देन उसी तरह से जो है, अगर आप मंकी देखेंगे तो मंकी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ मंकी है। आप कोई बर्ड देखेंगे तो उसमें भी डिफरेंट वेराइटीज हैं। तो ये डिफरेंट वेराइटीज होती हैं, और अगर एक ही आपको एनिमल में या प्लांट में डिफरेंट स्पीसीज एंड जेनेटिक्स का डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग जेनेटिकली वी आर डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियंस, वी आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम साउथ इंडियन पीपल, वी आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ इंडियन पीपल, है ना। तो हमारे जो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, और ये हर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें इस तरह की चीज आपको देखने को मिलेगी। इट इज अ रिजल्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जो हमारा अर्थ इवॉल्व हुआ है, कम से कम हमारे अर्थ को बने हुए 6 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं। तो लेकिन लाइफ जो है वो बहुत बाद में स्टार्ट हुई है। तो जब से लाइफ स्टार्ट हुई हमारे अर्थ के ऊपर मिलियंस ऑफ ईयर्स में, तब से जो है हमारे पृथ्वी पे बहुत चेंजेस आया है। पहले मनुष्य देखो होमोसेपियन था, डिफरेंट टाइप का था। उसी तरह से आपके बहुत सारे ऐसे मतलब आपके जीव जंतु होंगे जिनके बारे में हमें पता ही नहीं आज तक, ठीक है। वो मतलब अब हाथी जो था, एलिफेंट है, वो पहले के टाइम में उसे मैमल कहा जाता था। वो और भी जो है हाई मतलब उसकी हाइट होती थी, और वो और मतलब बल्कि नजर आता था। उसी तरह से आपके फिशेस जो है, आपके जो मैमल्स हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के दिखते थे। लेकिन अब जो है समय के साथ साथ वो इवॉल्व हुए हैं, और उन्होंने समय अपने आप को अडॉप्ट किया एनवायरमेंट के हिसाब से, और वो आज के टाइम में डिफरेंट जो है नजर आते हैं। नाउ बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिस्कस्ड एट 3 लेवल्स। बायोडाइवर्सिटी को हम 3 लेवल्स पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक है जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक है स्पीसीज डाइवर्सिटी, और एक है आपका इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। पहले हम पढ़ते हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है। देखो, जो हमारा बॉडी होती है, चाहे वो मनुष्य की बॉडी हो, चाहे वो एनिमल्स की बॉडी हो, उसका जो सबसे बेसिक जो एक एलिमेंट होता है जिससे हमारा हमारा शरीर बनता है, वो है आपका जीन्स, ठीक है। सो जीन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। सबसे नीचे आता है आपका जीन्स। आपने सुना होगा ना, एटम है, एलिमेंट है। तो जीन्स जो होते हैं, हम कहते हैं ना कि जेनेटिकली हम डिफरेंट है, इसके जीन्स में ये है, इसका जीन्स ऐसा है ना। तो जो सबसे आपका एलिमेंट जो इंपॉर्टेंट है जिससे लाइफ फॉर्म बनता है, वो है आपका जीन्स। सो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन स्पीसीज, ठीक है। मान लो कि हम लोग जो है नॉर्थ इंडियन अलग स्पीसीज है, साउथ इंडियन अलग स्पीसीज है, लेकिन जो हमारी नॉर्थ इंडिया की स्पीसीज है उसमें भी हम लोग एक दूसरे से जेनेटिकली जो है डिफरेंट है, ठीक है। अब मान लो जैसे कि अब आपके एक ही फैमिली में, ठीक है, एक ही फैमिली में क्या होता है कि कुछ होते हैं, कुछ लोगों को जल्दी कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लो शुगर हो गया, या कोई और ब्लड प्रेशर है, कोई ऐसी बीमारी हो गई। और उसी फैमिली के कुछ लोगों में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जीन जो जीन्स है, हमारे जेनेटिक है, वो डिफरेंस होते हैं। या फिर आप ये याद रखिएगा कि जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई मदर को है या फादर को कोई शुगर की बीमारी है, तो वो उसके बच्चों को भी होगी, फिर से उसको बच्चों के में फैल गई, और उसके भाई बहनों में भी होगी। तो ऐसा क्यों होता है कि एक बीमारी जो होती है वो सबको उस फैमिली में आसपास के सबको लोगों को पकड़ने की ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जेनेटिकली क्या है, वो सेम है, ठीक है। उनकी जो क्योंकि वही बर्थ के हिसाब से वो सब उनका एक ओरिजिन कहीं ना कहीं सिमिलर है, ठीक है। तो सिमिलर होने की वजह से उनकी जेनेटिक्स जो है वो सिमिलर है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो एक को प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, वो दूसरे को भी पकड़ने के पूरे चांसेस होते हैं। तो बहुत चांसेस होते हैं कि भाई अगर मदर फादर को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों को भी हो गई, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वो जेनेटिकली सेम है।
तो भले ही हम जो है सबके सब नॉर्थ इंडिया के हैं, हम देखने में सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन हम लोग एक परिवार से दूसरा परिवार अलग होता है, क्योंकि हम लोग जेनेटिकली क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। सो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैविंग सर्टेन सिमिलरिटीज इन देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड स्पीसीज। स्पीसीज कौन होते हैं? जैसे कि मान लो हम हैं या कोई पशु पक्षी हैं, अगर मान लो उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मान लो जैसे हम लोग हैं, यूपी बिहार है, उत्तराखंड है, यहाँ के लोग आपको एक जैसे जैसे देखने को मिलेंगे। हमारी हाइट है, हमारा नाक है, हमारा जो बिल्टअप है वो कुछ एक जैसा है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक ही स्पीसीज के हैं। आप यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे, आप साउथ इंडिया में चले जाओ, तो वहां के लोग का जो कॉम्प्लेक्शन है, हाइट है, ये सब अलग देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि वो अलग स्पीसीज के हैं। आप वहीं यूरोपियन कंट्रीज में चले जाओगे, चाइनीज, कोरियंस, ये हमसे अलग है। क्यों? क्योंकि वो अलग स्पीसीज के हैं। तो ग्रुप ऑफ पीपल या ऑर्गेनिजम्स जिनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, हाइट, अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में क्या आता है? हाइट, हाइट आता है, हेयर आता है, कॉम्प्लेक्शन आता है, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्शन, नोज आता है, फोरहेड आता है, तो ये सारी चीज आती है ना। तो ये देखना आपको जो है डिफरेंट लोगों में, ग्रुप ऑफ लोगों में एक जैसा होगा, और वो ग्रुप दूसरे से अलग होगा। जैसे मैंने कहा, आपका जो हमारा नॉर्थ के जो लोग हैं वो साउथ से अलग है, और हम लोग चाइनीज से अलग है, हम कोरियन से अलग, इनफैक्ट कोरियन चाइनीज भी एक दूसरे से अलग है, लेकिन हम लोग सबको जैसे हमें कोई भी इस तरह का नजर आ गया तो हम उसे कहते हैं कि चाइनीज है या जापानीज है। लेकिन कोरियन, जापानीज और चाइनीज, इन लोगों में भी अपना अंतर होता है। ठीक है। वो लोग, उनकी भी स्पीसीज अलग है। तो स्पीसीज हम किसे कहते हैं? व्हेन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दे हैव सेम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, तो उन्हें हम स्पीसीज कहते हैं। ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर जेनेटिकली बिलोंग टू होमो सैपियन ग्रुप एंड ऑल्सो डिफर इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट, कलर, फिजिकल अपीयरेंस एक्सेट्रा। दिस इज ड्यू टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। जो मैंने अभी आपको बताया कि मनुष्य तो बहुत प्रकार के हैं, है ना। मनुष्य, हम सबको मनुष्य कहा जाता है, ह्यूमन बींग्स कहा जाता है, और हमारे फोर फादर को क्या कहा जाता था? होमोसेपियंस। ठीक है। लेकिन अगर हम होमोसेपियंस में भी देखें तो डिफरेंसेस है। तो आप यूरोपियन लोग, नॉर्थ अमेरिकन लोग, हम लोग, चाइनीज, कोरियन, सब हम एक दूसरे से अलग हैं। क्यों अलग हैं? बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स। दिस जेनेटिक डाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी ब्रीडिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। और ये डाइवर्सिटी जो है, इसका होना जरूरी है, तभी जो है हेल्दी ग्रोथ हो पाएगा। कहते हैं ना कि एक फैमिली शादी क्यों नहीं होती है, दूर दूर करते हैं ना शादी, तो इसलिए रीजन होता है। नाउ स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज का मतलब आपको पता चल गया है कि जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनका दूसरे ग्रुप से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक अलग होता है, उसको हम स्पीसीज में लेते हैं। मतलब एक ग्रुप है, मान लो उनका जैसे मैंने कहा नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, हम डिफरेंट स्पीसीज है। क्यों? क्योंकि हमारे जो नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग हैं, उनका एक सेम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम एक स्पीसीज है। साउथ इंडियन लोगों का अपना अलग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो उनका अलग जो है स्पीसीज है। जो अमेरिकन है उनका अलग स्पीसीज है। तो स्पीसीज मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जिनका या ऑर्गेनिज्म जिनका सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होता है। इट रिलेट्स टू द नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ डिफाइंड एरिया। द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज कैन बी मेजर्ड थ्रू इट्स रिचनेस, abundance and types. Some areas are more rich in species than others. तो कुछ एरियाज जो हमारे होते हैं वो ज्यादा रिच होते हैं स्पीसीज में, कुछ एरियाज हमारे कम रिच होते हैं। वो एरियाज जहाँ पे आपको डिफरेंट स्पीसीज मिलेंगी, डाइवर्सिटी ज्यादा होती है स्पीसीज की, उसको हम क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये याद रखना। हॉट स्पॉट्स कौन होते हैं? जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज आपको देखने को मिलती है। ये आपका मैप भी है, ये आपका मैप आएगा एग्जाम में। ठीक है। तो वो एरियाज विच आर हाईली रिच इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, दे आर नोन एज हॉट स्पॉट्स ऑफ द डाइवर्सिटी। नेक्स्ट आपका इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। यू हैव इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होता है? जैसे आपने कल ही पढ़ा था ना कि हमारा जो इकोसिस्टम होता है उसमें बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट होता है, और ये दोनों में आपस में इंटर रिलेशनशिप और जो है इंटरेक्शन होता है। अब इकोसिस्टम हमने कल पढ़ा था कि दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका टेरेस्ट्रियल, एक होता है आपका एक्वेटिक। ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल में डिफरेंट तरह के होते हैं, आपका होता है डेजर्ट, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स, और जो एक्वेटिक होता है आपका मरीन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है। तो आपकी जो इकोसिस्टम होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो आप इसको एक बार जो है इसको आप रीड कर लेते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है इसमें इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में। You have studied about the ecosystem in the earlier chapter. The broad difference between ecosystem types and diversity of habitats and ecological processes occurring within each ecosystem type constitute the ecosystem diversity. जो मैंने आपको already बता दिया कि different types of species ecosystem पाए जाते हैं. The boundaries of communities and ecosystem are not very rigidly defined.
Thus the demarcation of ecosystem boundaries is difficult and complex. इसीलिए हम जो हमने कहा डेजर्ट इकोसिस्टम है या फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, लेकिन इसमें हम स्ट्रिक्ट बाउंड्री ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। सारे जो इकोसिस्टम है वो एक दूसरे से मिलते जुलते ही होते हैं। दैट मीन्स एवरी ऑर्गेनिज्म बिसाइड्स एक्सट्रैक्टिंग इट्स नीड्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टू ऑफ यूजफुल टू अदर ऑर्गेनिजम्स। इसमें काफी जो है वीक तरीके से दिया हुआ, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना याद रखना कि जो हमारा इकोसिस्टम होता है वो विभिन्न प्रकार का होता है, जो मैंने आपको अभी बताया कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, और टेरेस्ट्रियल क्या होता है, एक्वेटिक क्या होता है, तो वो आप इन चीजों का आप इसमें लिख सकते हैं। तो वो हो गया आपका इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक रोल ऑफ सॉरी देन, तो ये तीन हो गए आपके। जेनेटिक हो गया आपका बायोडाइवर्सिटी, देन हो गया आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी, और फिर हो गया आपका इकोलॉजिकल ये इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी हमारी कितनी तरह की हमने पढ़ ली अभी, देखो इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, और इससे ऊपर हमने क्या पढ़ा था, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई बायोडाइवर्सिटी जो है वो कितने तरह के होते हैं, बायोडाइवर्सिटी को आप क्लासिफाई करिए। तो ये तीन तरह की बायोडाइवर्सिटी जो है उसका पढ़ना आपको जरूरी है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। Now, biodiversity has contributed in many ways to the development of human culture, and in turn, human communities have played a major role in shaping the diversity of nature at the genetic, species, and ecological levels. Now, अब हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है। पहला जो है हम देखते हैं इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो किस तरह से इकोलॉजी में जो है एक बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। देखो, नाउ स्पीसीज ऑफ मेनी काइंड्स परफॉर्म सम फंक्शन और दी अदर इन एन इकोसिस्टम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे बायोडाइवर्सिटी में जो विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनका सबका अपना अपना एक फंक्शन होता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था ना, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। जो आपके एल्गेई, बैक्टीरिया, वायरस ये भी होते हैं, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोई भी हमारे जो है पृथ्वी पर ऐसा जीव जंतु नहीं है जिसका कोई मतलब रोल ना हो, ठीक है। तो डिफरेंट रोल्स होते हैं सभी के। Now, ecosystem evolves and sustains without any reason. That means every organism, besides extracting its food, also contributes something of useful to other organism. ठीक है। तो इसमें जितने भी मैंने कहा आपको ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो हम हो, ह्यूमन बींग्स हो, चाहे आपके प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, जितने भी हैं, सबका अपना रोल होता है। वो दूसरों से खाना एक्सट्रैक्ट भी करते हैं और साथ ही साथ खुद भी जो है इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द वे वी ह्यूमंस कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेंस ऑफ इकोसिस्टम? क्या हम ह्यूमंस भी किसी तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं? आप सोच सकते हैं इकोसिस्टम में। स्पीसीज कैप्चर एंड स्टोर एनर्जी, प्रोड्यूस एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल विच हेल्प टू साइकिल वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द इकोसिस्टम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो डिफरेंट स्पीसीज, जो आपने कल फूड चेन के बारे में पढ़ा था, तो जैसे आपके प्लांट्स होते हैं वो सन से एनर्जी लेते हैं, फिर वो एनर्जी जो होती है वो पास ऑन होती है, धीरे धीरे करके वो एनर्जी सभी के पास पहुंचती है। तो इस तरह से फ्लो ऑफ एनर्जी जो है हमारे इन्वायरमेंट में चलता रहता है। Now, these functions are important for ecosystem and survival of human beings. तो इस तरह का जो फ्लो ऑफ एनर्जी है उसका होना बहुत जरूरी है, तभी जो है हमारा पूरा जो इकोसिस्टम है, जो अर्थ है, वो सर्वाइव कर पाएगा। द मोर डाइवर्स एन इकोसिस्टम, बेटर आर द चांसेस ऑफ स्पीसीज टू सर्वाइव थ्रू एडवर्सिटीज एंड अटैक्स एंड कॉन्सिक्वेंटली मोर प्रोडक्टिव। यहाँ कहा जा रहा है कि जितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगा, जितने विभिन्न प्रकार के प्लांट्स एंड एनिमल्स और प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी पृथ्वी पे होंगे, उतना ही ज्यादा चांसेस हैं कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे और मतलब बैलेंस बना रहता है। अगर मान लो कोई भी एनिमल्स जो है वो एक्सटेंट होता है, खत्म होता है, या फिर कोई प्लांट खत्म होता है, तो उसका मतलब क्या है कि हमारी पूरी बायोडाइवर्सिटी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। Hence, the loss of species would decrease the ability of the system to maintain itself. तो ये जो था हमारा इकोसिस्टम इकोलॉजिकल रोल है बायोडाइवर्सिटी का। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारे इन्वायरमेंट में जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई भी एक मान लो जो है ऑर्गेनिज्म अगर हमारी पृथ्वी से खत्म हो जाता है तो पूरा जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। जैसा आपने कल पढ़ा था कि पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स, फिर कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। इनमें से अगर कोई भी गायब हुआ तो पूरी फूड चेन जो है वो टूट जाएगी और फ्लो ऑफ जो एनर्जी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो जो अगर हमारे लिए हिरन जरूरी है तो हमारे लिए टाइगर भी जरूरी है, और उसी तरह से हमारे लिए वल्चर्स, जो गिद्ध है, वो भी जरूरी है। देन हमारे लिए जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज है जो सड़ाते हैं, डिकम्पोज करते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए तभी फ्लो ऑफ एनर्जी हो पाएगी। नाउ नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक
रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो हमारी इकोनॉमिक रोल क्या होता है बायोडाइवर्सिटी का। आपको पता है कि जितने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पृथ्वी पे पड़े रहेंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, मनुष्य के लिए बेनिफिशियल होता है। फॉर ऑल ह्यूमंस बायोडाइवर्सिटी इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन देयर डे टू डे लाइफ। देखो हम जो है पहले जो है फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे अपने सर्वाइवल के लिए। तो विभिन्न प्रकार के जब प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे आसपास रहते हैं तो ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल जो होता है वो काफी आसान हो जाता है। वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज द क्रॉप डाइवर्सिटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रो डाइवर्सिटी। ठीक है, देखो हम लोग विभिन्न प्रकार के जो है पेड़ पौधे अपने खेतों में ग्रो करते हैं, फसलें ग्रो करते हैं। तो जितनी ज्यादा एग्रो बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ही ज्यादा हमारा सर्वाइवल जो है वो आसान हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी इज सीन एज ए रिजर्वायर ऑफ रिसोर्सेज टू बी ड्रॉन अपॉन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। जो हमारे जंगल होते हैं वो बहुत बड़ा रिजर्वायर होते हैं, बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत बड़ा रिजर्वायर है जिससे हम अपना खाना बनाते हैं, दवाइयों का इंतजाम करते हैं एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेटेरियोरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो हम लोग जो है मनुष्य बहुत हद तक जंगलों पर और जानवरों पर निर्भर है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट ये है कि हमारी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो खत्म होती जा रही है, क्योंकि हम इनको जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा ये डिक्लाइन होंगे। देखो जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स है, फूड है, चाहे क्रॉप्स है, लाइफ स्टॉक है, फॉरेस्ट, फिश, मेडिसिनल रिसोर्सेज, ये सब हम बायोडाइवर्सिटी से लेते हैं और अपनी बायोडाइवर्सिटी को हार्म करते हैं, जंगलों को हार्म करते हैं। तो ये हो गया इकोनॉमिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि हम अपनी जरूरतों के लिए जंगलों पर और डिफरेंट जो बायोडाइवर्सिटी है उन पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट जो है आपका बायोडाइवर्सिटी का क्या रोल है, साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Now, biodiversity is important because each species can give us some clue as how to life evolved and how will continue to evolve. ठीक है, अब देखो साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी का क्या है कि जो हमारे पृथ्वी पे डिफरेंट टाइप्स के जो स्पीसीज एनिमल्स के पाए जाते हैं, प्लांट्स के पाए जाते हैं, जब हम उनकी स्टडी करते हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये पहले कैसे होंगे और उनका किस तरह से ओरिजिन हुआ है, जो हमें साइंटिफिक जो है स्टडी में काफी हेल्प करता है। ठीक है, मतलब हमें ये समझ में आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमारी स्टडी करेंगे, साइंटिस्ट अगर हमें ह्यूमन बींग्स की स्टडी करते हैं तो समझ में आता है कि पहले हम होमोसेपियंस फॉर्म में थे, हम जो है किस तरह से चलते थे, किस तरह से काम करते थे, और आज के टाइम में हम इवॉल्व होके इस तरह के बने हैं। आप एलिफेंट की स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि पहले जो एलिफेंट थे उनके जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो पहले किस तरह के होंगे और आज के टाइम में ये किस तरह से इवॉल्व हुए हैं। तो जो आज की स्पीसीज है उनकी स्टडी करके हम पुरानी लाइफ के बारे में इवॉल्व पता लगा सकते हैं साइंटिफिकली कि हमारा पुराना जो है लाइफ है वो किस तरह से होगी। आपने बहुत बार डिस्कवरीज पे प्रोग्राम देखा होगा कि आगे की हमारी लाइफ कैसे होगी, या फिर आपने बहुत पुराने सालों का भी देखा होगा कि उसमें कभी कभी वो लोग मतलब थोड़ा सा बना के हाइपोथेटिकल, मतलब जो रियल नहीं होता लेकिन ऐसा होगा कि मतलब इस तरह के एनिमल्स हमारे आज के 200 ईयर्स के बाद हमारी पृथ्वी पे इस तरह के एनिमल्स पाए जाएंगे, क्योंकि समय के साथ साथ बदलाव आ रहे हैं, जो है केमिकल एंड फिजिकल बदलाव आ रहे हैं हम अर्थ के ऊपर, तो उसी तरह के हमारे जो है एनिमल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो मतलब आप ये सब प्रोग्राम्स ये क्यों दिखाता है, हाइपोथेटिकल होते हैं लेकिन आगे चल के ऐसा ही होने वाला है कि हमारे जो एनिमल्स में भी चेंजेस आएगा, मनुष्यों में भी चेंजेस आएगा, क्योंकि हम धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं। तो हम आज की जो स्पीसीज है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इनकी स्टडी करके हम पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं कि हम कैसे होंगे, और हम फ्यूचर के बारे में भी पता लगा सकते हैं। और जब जैसे आपने डायनासोर्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो अब डायनासोर्स जो है वो किस तरह के होंगे आपको कैसे पता चलता है। हमें लगता है कि जो डायनासोर्स हैं वो कुछ हद तक जो आपके लिजर्ड्स होते हैं, चिपकलियां होती हैं, उनकी तरह वो लगते होंगे, लेकिन बहुत बड़े होंगे। ठीक है ना, तो हमें उनके साथ अवशेष मिले हैं, या फिर हमने उनकी जो अवशेष मिले फिर हमने उसको किसी और चीज से कंपेयर किया कि भाई ऐसी जो जेनेटिक है, ऐसा जो जीन्स है वो इस एनिमल में भी पाया जाता है, तो इस तरह के होंगे, कब होंगे, है ना, फिर उसके बारे में पता होगा कि भाई कैसे मर गए, कैसे पृथ्वी से लुप्त हो गए। तो ये सारी जो चीजें हैं वो स्टडी करने के बाद पता चलती हैं। दिस फैक्ट मस्ट बी ड्रॉन अपॉन एवरी one of us so that we live and let other species also live their lives. It is our ethical responsibility to consider that each and every species along with us have an intrinsic right to exist. मतलब ये पूरा मोरल लेक्चर दिया गया कि हमें पता होना चाहिए कि जो है हम कैसे जो है मनुष्य मनुष्य जो है उनकी वजह से सबसे ज्यादा डिप्लीशन हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें और उसे जो है डिस्ट्रॉय होने से बचाएं। ये हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तो जो हमारी पृथ्वी से जो है पूरा ये खत्म होते जाएंगे स्पीसीज, और हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो हम कल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपको इसमें से कितना जो है समझ में आया है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये
बायोडाइवर्सिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? सिंपल, आपको कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं, जो जितना आपको समझ में आ रहा है वो बता सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी। इस वर्ड को 2 पार्ट में आप डिवाइड करेंगे तो आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा। बताइए। Ma'am, bio means life and diversity means variety of animals and plants. Sorry, plants. यस, प्लांट्स एंड एनिमल्स सब इसमें आते हैं। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बताया। जिया ने बताया। चलिए, फिर आप बताइए मुझे कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो कितने प्रकार की होती है? Ma'am, 3. हाँ, बताइए कितने, कौन-कौन? Ma'am, specific diversity and genetic हुँ। and ecosystem. क्या बताया आपने? स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। Genetic. ओके, तो आप बता सकते हैं कोई भी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब क्या है? बेसिक क्या है? जेनेटिक्स आप क्या समझते हैं? क्या है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी? आपको ये सब पता होना चाहिए कि स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है, स्पीसीज किसे हम कहते हैं, है ना? स्पीसीज मैंने आपको बताया था ना, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हु हैव डिफरेंट हु हैव सेम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, दे आर नोन एज सिंगल स्पीसीज। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हॉट स्पॉट क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। द एरियाज विच आर रिच इन ऑल काइंड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दे आर नोन एज हॉट स्पॉट्स। और लास्ट में उसका मैप भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब जो है इन चीजों को आपको लर्न करना है। बताइए, अभी मैंने स्पीसीज का डेफिनेशन बताया, बताइए स्पीसीज क्या होता है? What is a species and what is hotspot? अभी तो मैंने बताया, ग्रुप ऑफ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हु हैव सेम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आर नोन एज स्पीसीज। बताइए जो मैंने अभी बोला आपको। Ma'am, group of individual organisms having same similarities in their physical characteristics are species. आर नोन एज Species. they are known as, it is known as species. And what about hotspots? Ma'am, area rich in species diversity. Yes, areas which are rich in biodiversity or species are known as hotspots. Okay, then आप ये बताइए, which area in the world is highly rich in biodiversity? बताइए, एरियाज रिच इन बायोडाइवर्सिटी उसे क्या कहते हैं? नहीं सॉरी, वो वर्ल्ड में कौन सा एरिया जो सबसे हाईली रिच है बायोडाइवर्सिटी में? जब आपने ये पढ़ा था इसका फर्स्ट पेज, क्या लिखा हुआ है? मैंने अंडरलाइन कराया था ना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। ये बताया था ना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। तो ये आ सकता है आपका क्वेश्चन एग्जाम में। देखिए, जेनेटिक मतलब जीन्स जो होते हैं दे आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स, और जेनेटिकली जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। भले एक ही स्पीसीज के हों, लेकिन जेनेटिकली जो है लोग एक दूसरे से, लोग या एनिमल्स जो होते हैं एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। और हॉटस्पॉट्स आपको मैंने वो भी बताया था मैंने, हॉटस्पॉट्स कहाँ पर है? हॉटस्पॉट्स ये रहा, एरियाज रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी आर कॉल्ड हॉटस्पॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कल, आज मैंने जितना पढ़ा है उतना आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब कल हम क्लास लेंगे। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। मैम वो आपने कहा था ना मैप आएगा मैम, बायोडाइवर्सिटी इन कन्वर्सेशन। मैम वो कौन सा मैप है? इसी चैप्टर में सबसे लास्ट में है। ओके मैम।